अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की वीडियो लेके आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से जो इंडिया में एक मसाइल चल रहे हैं उसके ऊपर नसीरुद्दीन शाह ने जो है बयान दिया है, तो उस हवाले से ये वीडियो लेके आए। देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शायद जब मैं बता रहा हूं मुश्किल से 2-4% को ये पता होगा, भागलपुर में कुछ क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। अब इनको खुश कैसे किया जाए? नरेंद्र मोदी जी जरा एक नेशनल अवार्ड तो देना इनको। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? टॉपिक आज किसी और मुद्दे पर सेकंड वीडियो में बात होनी थी, पर मुझे किसी ने नसरुद्दीन शाह साहब का एक वीडियो भेज दिया जो उन्होंने सीजीपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को संबोधित किया है, उनकी हौसला अफजाई की, अच्छी बात है। और आखिर आते आते उस वीडियो में धमकी दी है। लंबा सा सांस लेकर एक अच्छा डायलॉग मारा है नसरुद्दीन शाह साहब ने। तो पहले सुन लीजिए कि नसरुद्दीन शाह साहब ने कैसे धमकाया है मौजूदा सरकार को, और मुख्ता माने तो नरेंद्र मोदी जी को। पहले सुनते हैं। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। सुना आप लोगों ने? साफ एंड का डायलॉग देखा आप लोगों ने? बड़ा खतरनाक मारा है, लंबी सांस लेके। चलिए साहब, मेरठ से ये मुल्ता ताल्लुक रखते हैं, बुलंदशहर से रखते हैं, बाराबंकी की पैदाइश है, अजमेर में पढ़ाई है, मेरठ सरदना से ज्यादा ताल्लुक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर वहां से छोड़कर एक्टर बनने चले गए। एक पहले इनका निकाह हुआ था, वो शादी टूट गई, उसके बाद इनका दूसरा निकाह होता है। दोनों निकाहों से इनके बच्चे हैं। खैर साहब, तो इन्होंने जो हौसला अफजाई की है और साथ में ये भी बोला है कि हम भूलेंगे नहीं, ऐसे नहीं बोला है, भूलेंगे नहीं ऐसे बोला है। तो इनके बारे में अनुपम खेर ने एक बात बोली थी। अनुपम खेर ने, अब मुझे ही नहीं पता वो बात सही थी या गलत थी, क्योंकि अनुपम खेर इनके साथ बहुत रहा है, तो हो सकता है भाई उसने सही बात बोली हो। इन्होंने जब अनुपम खेर पर एक अनैतिक अटैक किया था तो अनुपम खेर ने पलटवार में जो बोला था, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं कि जो सस्ता नशा होता है, ये सस्ता नशा धीरे धीरे इंसान की जो सोचने समझने की कुव्वत होती है उसको धीरे धीरे ये कम करता है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात अनुपम खेर को कैसे पता है और उसने क्या क्या देखा है, मैं तो एक गेस वर्क कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अनुपम खेर को एक चमचा बोला था, तो इन्होंने भी कुछ देखा होगा। तो अनुपम खेर ने इनको एक नशेड़ी बोला था, तो हो सकता है अनुपम खेर ने भी कुछ देखा हो। भैया हम तो दोनों पर या तो यकीन करें या दोनों पर यकीन ना करें। तो इनकी एक फिल्म आई थी चाइना गेट। तो चाइना गेट में एक किरदार और दूसरे थे हमारे द ग्रेट अमरीश पुरी साहब। वो फिल्म में दिखाया गया है कि मुसलमानों से बहुत चिढ़ते थे, बताते नहीं थे क्यों चिढ़ता हूं। तो वो नसीरुद्दीन शाह भी उसमें थे, सरफराज खान बने थे, तो वो उससे भी बहुत चिढ़ते थे। तो उस फिल्म में फिर एक ऐसा सीन आता है कि अमरीश पुरी कहीं डाकुओं की पे नजर रखने के लिए कहीं पर चौकसी में बैठा हुआ है, तो आंधी तूफान आता है, तो पीछे से पत्थर रोल होके आता है, तो नसरुद्दीन शाह वहां पहुंच जाते हैं और अमरीश पुरी को बचा लेते हैं। तो फिर अमरीश पुरी रियलाइज करता है कि सारे मुसलमान तो खराब नहीं होते हैं, सरफराज खान ने मेरी जान बचाई है। तो वहां पर बड़ी तगड़ी डायलॉग डिलीवरी होती है। तो अमरीश पुरी ये बताता है कि मैं इस बारे मुसलमानों से नफरत करता हूं कि 1947
1947 के बंटवारे में मेरे कुछ रिश्तेदार मारे गए थे, तो नसरुद्दीन उसको ये बताते हैं कि मेरठ के दंगे में मेरा भाई भी मारा गया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबसे नफरत करने लगूं, नहीं, सही बात है, अच्छी बात है, अमरीश पुरी अपनी गलती को रियलाइज करता है। मेरठ इन्होंने इस मारे कहा क्योंकि मेरठ के ये हैं और मेरठ में दंगे बहुत होते थे और मूलतः उन दंगों में मुसलमान बहुत काटा और बहुत पेला जाता था। कांग्रेस के टाइम की बात कर रहा हूं। फिर मोहसिना किदवाई एक हुआ करती थी कांग्रेस की नेता, वो गाड़ी लेके आती थी, कुछ टिश्यू लेके आती थी, मौलानाओं को टिश्यू देती थी, टिश्यू में लपेट के कुछ और देती थी, फिर मुसलमानों की बस्तियों में जाती थी, फिर मुसलमान औरतों को सिलाई मशीन दे देती थी और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता था। बड़ी एक्चुअल बात बता रहा हूं आप लोगों को। तो यार जो अनुपम खेर ने बोला, एक बात तो है कि वो बात सच लगती है, क्योंकि आदमी की याद रखने की जो कुव्वत है नसीर साहब की चली गई है। भाई नसरुद्दीन, यार तुम कैसी बात कर रहे हो कि तुम भूलोगे नहीं? यार तुम तो मेरठ भूले बैठे हो, तुम तो हाशिमपुरा मलियाना भूले बैठे हो, तुम तो जली कोठी भूले बैठे हो, तुम तो अलीगढ़ भूले बैठे हो, तुम तो भागलपुर भूले बैठे हो, जहां पर सुनते हैं कि 75 मुसलमानों को मार के खेत में दबाकर ऊपर गोभी बो दी गई थी। भागलपुर से एक और किस्सा याद आया, ये शायद जब मैं बता रहा हूं मुश्किल से 2-4% को ये पता होगा। भागलपुर में कुछ क्रिमिनल पकड़े जाते हैं अलग अलग, शायद चेन स्नैचर थे या क्या थे। ये होता है इनका ट्रीटमेंट करो। ये उस दौर की बात बता रहा हूं नसीर, जब ना नरेंद्र मोदी जी का नाम था, ना योगी जी का नाम था, ना बीजेपी की सरकार थी, तेरी कांग्रेस की सरकार थी जिसको तू भूले बैठा है। तो मेरे साथियों 99% लोगों को यह घटना याद नहीं होगी, गूगल करके देखना। आई थिंक ये भी बिहार की भागलपुरी की घटना थी। तो यह होता है इन क्रिमिनलों को राइट टाइम करो, तो पुलिस थाने लाया जाता है उनको। तुम लोग चौंक जाओगे जो मैं बात तुम लोगों को बता रहा हूं, जो इस देश में हुआ है और जो ये चिढ़े हुए खिसियाए हुए जलील बोलते हैं कि ये वाला दौर याद रखा जाएगा। अभी बताऊंगा एंड में क्यों ये बोलते हैं, चिढ़ क्या है इनको। तो साहब होता है इनका ट्रीटमेंट क्या करें। साइकिल की किल्ली होती है, साइकिल की किल्लियां मंगाई जाती हैं, किल्ली स्पोक्स। उन अपराधियों को लिटा के उनकी आंखों में किल्लियां डाल दी जाती हैं, किल्लियां। और किल्लियां डालने के बाद उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस के मारे नहीं बता रहा हूं, गूगल करो और देखो द बिहार ब्लाइंडिंग ऑफ क्रिमिनल्स। और नसीर, और तुझे नेता मानने वाले और तुझे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मानने पड़े, हाँ एक्टिंग एक अलग बात है, एक्टिंग किसी में कोई भी टैलेंट हो सकता है। जाके देखो कि उस 25 अपराधियों में कितने मुसलमान थे। जितना मुझे याद है शायद 23 मुसलमान थे उसमें। ये सब साले तुम भूले बैठे हो। एंड में बताऊंगा कि इस वीडियो में कि साहब ऐसे लोगों की चिढ़ क्या है। अमा तुम सबसे बड़ी बात तुम मुंबई और भिवंडी और थाने भूले बैठे हो। और इससे बड़ी बात तुम यार इतने बेशरम टाइप के हो कि तुम लोग तो शिवसेना को भूले बैठे हो। शिवसेना जिसने डंके की चोट पर कहा था कि 6 दिसंबर को मस्जिद हमने गिराई थी। शिवसेना जिसने खुला कहा था कि तलवार लेके काटो मुसलमान तो कैंसर है। तुम तो अपनी गणित के चलते यार उनको भी भूले बैठे हो। यार तुम कैसी बात करते हो अम्मा, तुम इतनी चीजें भूले बैठे हो। या तो वाकई जो अनुपम खेर बोल रहा है भैया वो सच बोल रहा है, और सबसे बड़ी बात तुम अपने बहनोई की पिटाई, नाम लेके बता रहा हूं, अपने बहनोई अनीस अहमद की पिटाई, जिसकी पिटाई अलीगढ़ में हुई थी। शरीफ सा बैंकर आदमी था, अब वो इंतकाल फरमा गए। वो ट्रेन से रात को उतर रहे थे, पेशी वाले कहते हैं आओ अलीगढ़ में दंगे मचे हुए हैं, हम तुम्हें गाड़ी से छोड़ दें।
और गाड़ी से छोड़ने जाते हैं, एक अंधेरी गली में ले जाते हैं, सन्नाटे में ले जाते हैं, कहते हैं अनीस अहमद तू गाड़ी से उतर, और अनीस अहमद को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, उसकी पसलियां तोड़ देते हैं, उसके हाथ तोड़ देते हैं, उसकी नाक तोड़ देते हैं, उसके दांत तोड़ देते हैं। नसीर कैसी तेरी याददाश्त है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये सोचकर कि अनीस अहमद मर चुका है वो वहां से चले जाते हैं, और बाद में लेकिन सुबह सुबह तक अनीस जिंदा रहता। वो तेरा बहनोई था, तो वो सारी घटनाएं भूल गया जब तेरे बहनोई अनीस अहमद को मारा गया था। तब ना योगी आदित्यनाथ था, ना उस टाइम बीजेपी पावर में थी, ना उस टाइम नरेंद्र मोदी, नसरुद्दीन शाह, तू ये सब भूल गया। पता है तेरी चिढ़ क्या है नसरुद्दीन शाह? वैसे तो मुसलमानों में खास तौर से माना जाता है, हिंदुओं में भी माना जाता होगा, और साथियों जितनी बात अभी तक बोली है खानदान की नजरिए से बोली है, और एक एक बात नसीर को पता है जो मैं सच बोल रहा हूं। तो साहब मुसलमानों में एक चीज मानी जाती है, मुसलमानों में एक चीज मानी जाती है, वो हिंदुओं में भी किसी और अल्फाज में मानी जाती होगी कि इंसान जब उम्र की तरफ बढ़ता है, बड़ी अजीब बात बताऊं, उसका चेहरा नूरानी होता जाता है, वो खूबसूरत होता जाता है। जी हां, क्योंकि माना जाता है कि अल्लाह की रहमत उसके किरदार पर बरसती है। अब वो बात अलग है कि हर केस में ऐसा नहीं होता हर केस में ऐसा नहीं होता, और कभी कभी यह भी होता है कि इंसान के अंदर का फ्रस्ट्रेशन उस नूर को उसके चेहरे पर हावी ही नहीं होने देता। अब इनको खुश कैसे किया जाए? नरेंद्र मोदी जी, जरा एक नेशनल अवार्ड तो देना इनको जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत ही जी जबरदस्त रिप्लाई अगर देखा जाए तो रिजवान सर ने किया है। पिछले दिनों भी ये वीडियो वायरल हुई थी, इनकी एक और वीडियो, उसमें भी इन्होंने एक बयान दिया था नसीरुद्दीन शाह ने, और आप फिर जो है आप जो है काकरोच जनता पार्टी के हवाले से जो है फिर ये सामने आए हैं। तो ये समझ लें कि देख लें कि कितनी मुनाफकत है कुछ लोगों में, मुनाफकत कह लें या दोगली इनकी कह लो कि सोच देख लें कि जिस मुल्क से कमाया, जिस मुल्क ने इतना नाम दिया, नसीरुद्दीन शाह, यकीन करें मैंने मोरा फिल्म इनकी पहली देखी है, या काफी फिल्में देखी हैं, पर मोरा फिल्म ऐसी थी जहां मुझे इनकी एक्टिंग जो है बड़ी ही हाई लेवल लगी, जहां मुझे इनका कह लो कि विलन वाला रोल इतना पसंद आया कि उसमें इन्होंने एक जबरदस्त एक्टिंग करके दिखाई थी और एक अंधे बंदे का किरदार अदा किया, तो उसमें इन्होंने विलन का रोल अदा किया था। तो इतना कुछ देखें बनाया, इंडिया ने इतना नाम दिया, इंडिया ने शोहरत दी, सब कुछ दिया, और देख लें आज नसीरुद्दीन शाह जो है किस रास्ते पे चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको देखें कि एक आपने किरदार आपके ने कमाया है, आपको सोचना चाहिए। देखें छोटी मोटी जो है कह लो कि मुखालफतें होती रहती हैं, आप हो सकता है कि बीजेपी सरकार को ना लाइक करते हो, तो इसका ये मकसद तो नहीं है कि एक जब मुल्क के ऊपर एक संकट का वक्त आ जाए उस वक्त आप भी कहीं ना कहीं गलत जो है अपना किरदार शो करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे रिजवान सर ने बहुत सारे उदाहरण दिखाए हैं कि इतिहास में किस किस लेवल के काम हुए हैं, तो इनको जगाने की, इनके जमीर को जगाने की कोशिश की है। आज जो है हालात कहते हैं कि उस लेवल के नहीं है। उस वक्त कांग्रेस की जो है जमात मौजूद थी, उस टाइम बीजेपी नहीं थी, तो इस लेवल के दंगे, इस लेवल के काम हुए थे। आप वो सब तो भूल गए, और ये जो कहीं ना कहीं अभी नॉर्मल वे में हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मुल्क में एक जो इंडिया के मुल्क में एक फजा बनी है, जो कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से पैसा लेकर जो कह लो कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो इंडिया की बदनामी कराने के लिए वो तुले हुए हैं। पहले तो देखें कि एक ही जगह जंतर मंतर में ही ये सारा कुछ हो रहा था, तो अभी मैंने आज की जो खबरें सुनी है वो काफी खतरनाक है। मैंने कल शाम को भी सुनी है कि पूरे इंडिया में भी कई जगहों पे एहतजाज शुरू हो चुके हैं। तो इस वक्त मौके पे देखें कि जब मुश्किल स्थिति आ चुकी है, जब एक इम्तिहान की घड़ी आई है, सारे इंडियन अभी किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, कैसे इस मुश्किल घड़ी से निकलते हैं, तो वहां नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग अगर अपने ही मुल्क के, अपने ही हुकूमत के खिलाफ होंगे तो ये खतरनाक है, ये आसान नहीं है। पर यह है कि रिजवान साहब ने अच्छे काउंटर जवाब दिए हैं। बाकी ये है
मेन बात ये आ जाती है कि अभी सारे इंडियन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। देख लें कि इकोनॉमियां जो है जंगों की वजह से गिर रही हैं। इंडिया पहले चौथे नंबर पे गया था, चौथे से पांचवें पे आया है। हालात आगे भी टफ हैं, तो इस वक्त सारे इंडियन को इकट्ठा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का पैसा बहुत ताकतवर है अभी भी। इंडिया के हालात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, इंडिया के हालात बहुत सारे मुल्कों से बड़े अच्छे हैं। तो इस वक्त इंडियन को इकट्ठा होकर इस मुश्किल घड़ी से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है जो स्थिति बनी है ना, स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी बन चुकी है कि आने वाले वक्त में कुछ भी कहीं ना कहीं हो सकता है। देखें कि हालात को कंट्रोल करने के लिए इंडियन सरकार जो है या इंडियन पुलिस जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है। पर देखें कि अगर देखा जाए जो पैसा होता है, जो शोहरत नाम नहार शोहरत याफ्ता जो लोग होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे चल पड़े तो वो भी कुछ ना कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि नसीरुद्दीन शाह जी को इस टाइम अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि ये सारे काम बैठ के हो सकते हैं, ये सारे काम हमारे मुल्क के मसाइल हैं, इन्हें हल किया जा सकता है। आपको बीजेपी नहीं करके दे रही, आप अच्छे वक्त का इंतजार करें, दूसरी सरकार आएगी तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं इस स्थिति को किस तरीके से किसने गवाया, किसने बच्चों के पेपर ले किए, तो उन लोगों को कटहरे में लाया जा सकता है। तो मेरे नजदीक कहीं ना कहीं ये मौका सही नहीं है। इस वजह से नसीरुद्दीन शाह साहब को कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, इस वक्त का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल जी, नसीरुद्दीन शाह जी की तरफ से जो बयान आया, मैं वीडियो में भी यही कह रहा था कि ये मुस्लिम जो हैं इनको हो क्या गया है, कैसी अजीबोगरीब सी ये बातें करती हैं कि खुलेआम धमकियां देना सरकार को और ये कहना कि जो जुल्म तुम कर रहे हो उस जुल्म का तुम्हें खमियाजा भोगना पड़ेगा। तो नसीरुद्दीन शाह साहब, आपको इस बात के ऊपर भी टिप्पणी जरूर करनी चाहिए थी कि जो लोग स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हुई है उसके ऊपर अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपनी जो सिंपैथी है वो हासिल करने के लिए आगे आगे आ रहे हैं। बेशुमार पॉलिटिक्स जमाती आई हैं आगे, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें घुसकर स्टूडेंट्स का एक रूप धारण करके पुलिस के ऊपर हमला करती हैं और स्थिति इस तरह की पैदा करती हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर हमला हो, स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो और वो इस चीज का नाजायज फायदा उठाएं और अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए वो इस चीज का कह लें कि एक हथियार के तौर पर यूज कर सकें। आपको ये चीजें नजर नहीं आती, आपको ये नजर आता है कि स्टूडेंट्स के साथ जुल्म हुआ। मैं कहता हूं कि जो ज्यादती स्टूडेंट्स के साथ हुई बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स छोटे बच्चे थे, वो ना समझ थे। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कच्चा ज़हन होता है, कोई इतनी तो वो कह लें कि मेच्योरिटी उनमें होती नहीं है, उनको उकसाया गया है। इस चीज के ऊपर आपको बात करनी चाहिए ना कि उनको उकसाने वाला कौन है, पीछे कौन था जिसने ये कहा कि आप पथराव करो पुलिस के ऊपर, हम आपके साथ हैं। कौन था जो उनको थपकी दे रहा था, कौन था जिसने इस तरह की स्थिति पैदा की कि उनके साथ ये ज्यादती हो। और बीजेपी जो है उसको बदनाम करने की एक साजिश जो है वो रची जा रही थी। आप लोग चाहते हैं कि इंडिया जो है वो 2014 से पहले जो हालत थी उसी हालत में चला जाए। पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर था, फिर भी बेहतर था। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे? जब आप इंडिया के साथ मुखलस हैं, आप ऑनेस्ट हैं अपने देश के साथ, तो आपको नजर आना चाहिए कि 2014 के बाद जो बीजेपी की लीडरशिप में इंडिया ने तरक्की की है वो आज से पहले किसी पॉलिटिक्स की जमात में जो है वो नहीं की। जितनी भी पॉलिटिक्स आए हैं उनकी निगरानी में, उनकी हुक्मरानी में ये चीजें नहीं हुई जो आज हो रही हैं। हम किसी तरह से भी इस मुद्दे को डिफेंड नहीं कर सकते कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने ठीक किया, उनकी गलती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं। पेपर लीक हुए तो क्यों हुए, इस चीज का जवाब सरकार उनसे मांगेगी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने किया ही क्या है योगदान उसका, क्या कैसे माने कि वो स्टूडेंट्स के साथ हैं? आप कहते हैं जी कि जुल्म हुआ। ओ भाई, जुल्म हुआ है, क्या जुल्म हो गया? कॉकरोच जनता पार्टी ने जो है वो तो प्लान करके पिछली दफा भी आई थी, ये सबको पता है कि वो चाहते थे कि दंगा हो, लेकिन हुआ नहीं है। इस दफा दंगा हो गया और दंगा करने की जो कंडीशन है वो खुद से तैयार करवाई गई है। ये जो जुल्म आपको नजर आ रहा है ना, इसका पूरा जो एक कह ले के पूरा मुद्दा है ना वो बयान करेंगे आप, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये हुआ क्या है। डायरेक्ट बीजेपी को टारगेट आप कर रहे हैं, वो गलत है। बाकी बीजेपी की तरफ से एक चीज जो मुझे गलत लगी है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी तक उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादती हुई
बहुत सारे बच्चे बेचारे जो हैं उन्होंने आत्महत्या की, सालों की मेहनत उनकी गई, उनके माँ बाप जो हैं वो पता नहीं कितनी ही मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया होगा उन्होंने, और उनकी कितनी मेहनत जाया हुई है। तो इन चीजों का जो है वो बीजेपी को समझना चाहिए इस दुख को। लेकिन फर्क ये है कि आप जैसे लोग जो है ना वो इस तरह की खिचड़ी अभी बना रहे हैं कि असल और नकल में ना फर्क नजर आना मुश्किल हो गया है। आप लोग जो हैं मुस्लिम हैं, जानते हैं हम कि ज्यादातर मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के चमचे ही हैं, क्योंकि कांग्रेस के चमचे तो होना जरूरी है। कांग्रेस तो नमाज भी पढ़ती है। पिछले दिनों में मैं कांग्रेस की नेता को सुन रहा था, तो वो तो मंच के ऊपर खड़ी होकर नाते भी पढ़ रही थी। तो वो मुसलमानों को खुश करने के लिए टोपियां भी पहनते हैं, रमजान पार्टियों में भी जाते हैं। तो वो तो एक है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, मुझे नसीरुद्दीन शाह यहाँ पे गलत इसलिए लगता है कि भाई पूरी बात नहीं आपने की, आपने आधी बात की है। और जो लोग, अगर आपके पीछे कोई है, आपको कोई पुश करने वाला है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो मुद्दा हुआ है, ये जो स्टूडेंट्स वाली बात है, इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए अपोजिशन पार्टियों को। पाकिस्तान में भी ऐसी हैं, पाकिस्तान में तो इससे भी नीचे हैं। अपोजिशन जमातों को शर्म आनी चाहिए कि ये सियासत चमकाने वाला मुद्दा ही नहीं है। ये लाखों बच्चों के मुस्तकबिल की बात है और आपको यहाँ पर भी सियासत नजर आ रही है। नसीरुद्दीन शाह हो, कोई भी एक्टर हो, अगर वो इस तरह की बात करेगा तो हम उससे गलत कहेंगे, क्योंकि वो पूरी बात करे, वो पूरी बात करे कि ये दंगा हुआ क्यों है, उन लोगों के खिलाफ बोले जिनकी वजह से ये सारी स्थिति बनी है। फिर हम कहेंगे कि भाई तुम ठीक हो। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो रिजवान सर के ऊपर हमें आज आ रहा था कि आज वो सही जोश में थे। देखें कि उनकी अपनी ही कैटेगरी का एक बंदा जो है उसने इस मौके के ऊपर गलत अल्फाज का चुनाव किया और डायरेक्ट हुकूमत में जो लोग हैं उनको धमकी दी। तो फिर इसी वजह से रिजवान सर को काफ़ी गुस्सा आया, तो उन्होंने आज जो है अपना जोश जो है हमें दिखाया है। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को कह सकते हैं कि आज गिरबान से जैसे पकड़ा जाता है उसी तरह का उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।